Bismillahirrahmanirrahim. Now, today we are discussing a case of clinical toxicology and overdosing of a case or a drug intoxication. For example, a case we have, the history of the case is like that: a 30-year-old woman, age is 30 year, women, gender is women, is brought to the emergency department at 2 p.m. बाय हर हस्बैंड। ठीक है, दोपहर में तकरीबन 2 बजे के करीब उसके हस्बैंड लेकर आता है। ही इज़ वरीड दैट शी हैज़ टेकन सम टैबलेट्स इन एन अटेम्प्ट टू हार्म हर सेल्फ, और उसने कुछ टैबलेट्स ली हैं अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए। शी हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ सजेस्टिव ऑफ डिप्रेशन सिंस द बर्थ ऑफ हर सन 3 months अर्लियर, और इसकी हिस्ट्री भी है डिप्रेशन की, और ये हिस्ट्री जो है वो पिछले 3 महीने से है, जब से उसकी जो है वो थर्ड सन जो है वो उसकी जो है वो हर सन उसके बर्थ ऑफ हर सन 3 months अर्लियर, 3 महीने पहले जो उसका बेटा हुआ, उसके बाद से वो डिप्रेशन में है। शी हैज़ बीन हैविंग सम काउंसलिंग सिंस दैट टाइम बट हैज़ नॉट बीन ऑन एनी मेडिकेशन, और जब से इसका जो है वो डायग्नोस हुआ है डिप्रेशन, तो उसको काउंसलिंग की गई है। यूजुअली काउंसलिंग जो है वो साइकोलॉजिस्ट करते हैं या साइकोथेरेपिस्ट करते हैं, तो उसकी काउंसलिंग की गई है, लेकिन अभी तक उसने कोई मेडिकेशन नहीं ली है। द प्रीवियस इवनिंग अबाउट 10 p.m. शी टोल्ड हर हस्बैंड दैट शी वॉज गोइंग टू टेक सम पिल्स एंड लॉक्ड हर सेल्फ इन ए बाथरूम, और पिछली रात को ही जो है इसने ये धमकी भी दी थी अपने हस्बैंड को कि जो है मैं कुछ मेडिकेशंस ले लूँगी, और उसके बाद उसने अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लिया था। तो इस तरह का बिहेवियर उसका मौजूद ऑलरेडी था, उसकी हिस्ट्री मौजूद थी। अच्छा, 2 hours लेटर ही परसुएडेड हर टू कम आउट, यानी 2 घंटे के बाद वो आखिर उसको काउंसिल करने में हस्बैंड कामयाब हो गया कि वो उसको बाहर निकालने में कामयाब हो गया वॉशरूम से। एंड शी सेड दैट शी हैड नॉट टेकन एनीथिंग, और उसने बता दिया कि अभी तक उसने कोई ऐसी चीज़ नहीं ली थी। दे वेंट टू द बेड बट ही हैज़ ब्रॉट हर नाउ बिकॉज शी हैज़ कंप्लेंट ए लिटिल नोजिया एंड ही इज़ वरीड दैट शी माइट हैव टेकन समथिंग। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, वो बेड पे चले गए, लेकिन अब ये क्या किया है कि ये इसको लेकर आया है, और वो कंप्लेन कर रही है कि उसको नोजिया भी है, और उसको ये शक है कि इसने कुछ ना कुछ खाया है। When she was in bathroom, और ख़ास तौर से जब वो बाथरूम में थी। The only tablets in house were aspirin, paracetamol and temazepam. जो टैबलेट्स घर में मौजूद हैं जो वो खा सकती है अपने आप को हार्म पहुंचाने के लिए, वो एस्पिरिन भी मौजूद है घर में, पैरासीटामोल भी मौजूद है, और टेमेजिपैम यानी एक बेंजोडाइजेपिन है जो कि सेडेटिव बेंजोडाइजेपिन है, ये भी मौजूद है, विच ही ओकेजनली टेक्स ओकेजनली फॉर इंसोम्निया, और नींद ना आने की सूरत में वो ओकेजनली यानी कभी कभी टेमेजिपैम लेती रही है। अच्छा, तो ये सिचुएशन है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, और शी कंप्लेन से लिटिल नोजिया, एक तो इसको नोजिया हो रहा है, ऑल्दो शी हैज़ नॉट वोमिटेड, अभी तक वोमिटिंग नहीं हुई है। शी हैज़ हैड ए लिटिल एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, और उसको लिटिल एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी थी। देर इज़ नो रेलिवेंट प्रीवियस मेडिकल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ नोट, और पिछली कोई मेडिकल या फैमिली हिस्ट्री मौजूद नहीं थी। शी वर्कड एज ए सोशल वर्कर अंटिल 30 weeks ऑफ द प्रेगनेंसी, और 30 weeks तक, वैसे टोटल 40 weeks की प्रेगनेंसी होती है, 30 weeks ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो सोशल वर्कर के तौर पर काम करती रही है। तो लेट्स रिकॉल 30-year-old वुमेन, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, 2 बजे दोपहर को 2 p.m. को उसके हस्बैंड लेकर आया, उसको ये शक है कि इसने कोई टैबलेट्स खाई हैं, और उसकी हिस्ट्री है डिप्रेशन की, ये भी है, काउंसलिंग उसकी हुई है, लेकिन अभी तक कोई मेडिकेशन नहीं ली है। अच्छा, उसके बाद फिर वो हस्बैंड ने थोड़ी सी काउंसलिंग की थी, तो वो थोड़ा सा बेहतर हुई थी, लेकिन उसके बाद अब ये दोबारा कंप्लेन कर रही है कि इसको वोमिटिंग हो रही है, और जो है वो या वोमिटिंग सी फील हो रही है, और जो है वो घर में जो मेडिकेशन है वो एस्प्रिन, पैरासीटामोल और टेमेजिपैम है। अगर इसने कुछ खाया है अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो इन तीनों ड्रग में से कुछ इस्तेमाल किया होगा। अच्छा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट की भी कंप्लेन रही है,
पास्ट मेडिकल हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर है, फैमिली हिस्ट्री भी बिल्कुल क्लियर है, और इसका जो प्रोफेशन था वो सोशल वर्कर था, जो कि ये करती रही है। अच्छा, हिस्ट्री लेने के बाद नाउ एग्जामिनेशन। ऑन एग्जामिनेशन शी इज़ मेंटली अलर्ट। ठीक है, यानी मेंटली जो थी वो अलर्ट थी, कोई ऐसी ड्राउजी नहीं थी। तो यानी इसका जो टेमेज़ीपाम का जो खदशा है वो तो ज़रा रूल आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। शी सेज दैट शी फील्स सैड। ठीक है, वो बिल्कुल शी फील्स सैड, क्योंकि उसकी डिप्रेशन की हिस्ट्री है और वो डिप्रेशन में है, तो शायद उसी वजह से जो है वो फील करती है सैड। हर पल्स इज 76 पर मिनट, यानी सब पल्स रेट 76 पर मिनट है, जो कि इट्स कंसिडर्ड एज नॉर्मल। ब्लड प्रेशर 124/78 mmHg, ये भी ठीक है, नॉर्मल है। एंड रेस्पिरेटरी रेट इज 16 पर मिनट, ये भी नॉर्मल है। देर इज सम माइल्ड एब्डोमिनल टेंडरनेस। हाँ, एब्डोमिन पे थोड़ा सा खिंचाव था, वो नोट किया गया है, वो भी अपर एब्डोमिन में। बट नथिंग एल्स एबनॉर्मल इज फाउंड, इसके अलावा और कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं मिली हमें। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आ गई कि फिजिकल एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ें पता चली कि वैसे वो मेंटली अलर्ट है, सैड ये है, ये अलग बात है। पल्स रेट भी ठीक है, 76 बीट्स पर मिनट। ब्लड प्रेशर 124 सिस्टोलिक, 78 डायस्टोलिक। रेस्पिरेटरी रेट 16 पर मिनट। एब्डोमिनल टेंडरनेस है अपर एब्डोमिन में, इसके अलावा ऑल रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉर्मल। इन्वेस्टिगेशन यानी जब लेबॉर्ट्री टेस्ट कराया गया तो हीमोग्लोबिन इसका निकला 12.7, विच इज़ इन द नॉर्मल रेंज। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का भी कोई मसला नहीं है। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम 87, ये भी ठीक है, नॉर्मल है। वाइट सेल काउंट 6800, ठीक है, ये भी नॉर्मल है। अच्छा, इसके अलावा प्लेटलेट 230,000, ये भी ठीक है, नॉर्मल है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम 18 सेकेंड, थोड़ा सा ये बढ़ा हुआ है, यानी कुछ क्लॉटिंग का मसला हो रहा है, यानी क्लॉट नहीं हो रहा ब्लड, तो ये थोड़ा सा लिवर की तरफ जा रहा है इशारा कि शायद लिवर में कुछ गड़बड़ है। अब लिवर में क्या चीज़ गड़बड़ कर सकती है? एस्पिरिन भी कर सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबली पैरासीटामोल, इसकी ओवरडोजिंग। लेकिन बहरहाल अभी हम हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकते। सोडियम लेवल 139 मिलीमोल पर लीटर, जो कि नॉर्मल रेंज में। पोटेशियम लेवल 3.8 मिलीमोल पर लीटर, ये भी नॉर्मल रेंज में। यूरिया 4.6 मिलीमोल पर लीटर, ये भी नॉर्मल रेंज में। क्रिएटिनिन 81 माइक्रोमोल पर लीटर, ये भी नॉर्मल रेंज में, यानी किडनी का भी कोई मसला नहीं लग रहा। अल्कलाइन फॉस्फेटेज 88, ये भी नॉर्मल रेंज में। एलेनिन अमाइनो ट्रांसफेरेज 37, ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, 35 के करीब है, ये भी लिवर की तरफ इशारा दे रहा है। गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज 32, ये भी नॉर्मल रेंज है। और ग्लूकोज 5.1 मिलीमोल पर लीटर, जो कि 4 से 6 के दरमियान में नॉर्मल होता है, तो ये भी नॉर्मल रेंज में है। तो हमारे पास दो फाइंडिंग ऐसी आ रही हैं, एक तो प्रोथ्रोम्बिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है नॉर्मल रेंज से, और दूसरा गैमा ग्लूटामाइल यानी जीजीटी थोड़ा सा जो है वो नॉट जीजीटी एएटी एलेनिन अमाइनो ट्रांसफेरेज, ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो ये जाहिर कर रहा है कि अगर लिवर डैमेज है भी तो थोड़ा सा डैमेज है अभी एट द मोमेंट। तो नाउ व्हाट शुड द मैनेजमेंट बी नाउ। अब इन तमाम फाइंडिंग्स के बाद, यानी फिजिकल एग्जामिनेशन और लेबॉर्ट्री टेस्ट के बाद, अब क्या मैनेजमेंट किया जाए। नाउ अब हम आते हैं इसके आंसर की तरफ कि हम क्या कर सकते हैं इस पेशेंट के साथ। इट इज़ नॉट एविडेंट फ्रॉम द हिस्ट्री दैट द पेशेंट हरसेल्फ हैज़ बीन आस्क्ड अबाउट एनी टैबलेट और अदर एजेंट शी हैज़ टेकन। ठीक है, तो ये कोई एविडेंट फॉर्म नहीं है हमारे पास फ्रॉम द हिस्ट्री दैट के पेशेंट ने जो है कोई ऐसी टैबलेट या कोई और एजेंट लिया है, जो इससे हमें क्लियरली पता नहीं चल रहा। ठीक है, नॉट एविडेंट फ्रॉम द हिस्ट्री दैट द पेशेंट हरसेल्फ हैज़ बीन आस्क्ड अबाउट एनी टैबलेट, और पेशेंट ने कुछ बताया भी नहीं है। दिस वुड बी एन इम्पॉर्टेंट एरिया टू बी श्योर अबाउट। अब मसला ये है कि ये ज़रा थोड़ा सा, यानी उसकी फिर लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या होगी, उसके लिए ये मालूम होना ज़रूरी है, श्योर होना ज़रूरी है कि आखिर क्या लिया है इसने, क्या ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा जो है वो नौजिया फील हो रहा है, और ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एएटी एलेनिन अमाइनो ट्रांसफेरेज थोड़ा सा अबव नॉर्मल आ रहा है। ऑफ द 3 एजेंट्स मेंशन, यानी एस्पिरिन, पैरासीटामोल
एंड टेमेजिपाम, अगर हम इसकी बात करें, ऑफ द थ्री एजेंट्स मैंशन द ओनली वन लाइकली टू बी रिलेवेंट इज पैरासीटामोल। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो कंडीशन इसकी है, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, उससे जो रिलेशनशिप बन रही है वो ना एस्प्रिन की बन रही है ना टेमेजिपेन की बन रही है। ये ज़्यादा रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अगर इसकी बन रही है तो वो पैरासीटामोल के साथ बन रही है। एस्प्रिन एंड टेमेजिपाम would be likely to produce more symptoms in less than 14 hours if they have been taken in significant quantity। और जो है वो एस्प्रिन और अगर जो है वो टेमेजिपाम ली होती तो और ज़्यादा सिम्टम्स अपीयर होती लेस देन 14 आवर में, अगर वो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में ली गई है। However, the salicylate level should certainly be measured। आप salicylate level चेक कर सकते हैं ब्लड में। इन दिस केस इट वॉज नॉट रेस्ड, लेकिन अभी इस केस में ये नहीं किया गया, ये लेबोरेटरी टेस्ट रेस नहीं किया गया। इन द एब्सेंस ऑफ ड्राउजीनेस एट दिस टाइम इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कंसिडर टेमेजिपाम एनी फर्दर। और क्योंकि ड्राउजीनेस नहीं है, बिल्कुल मेंटली अलर्ट है, तो इस वजह से आप बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर सकते कि पेशेंट ने टेमेजिपाम ली होगी, क्योंकि टेमेजिपाम का जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये सेडेटिव ड्रग है। Now, पैरासीटामोल ओवरडोज कॉज हेपेटिक एंड रीनल डैमेज। ठीक है, पैरासीटामोल की ओवरडोज क्या करेगी? हेपेटिक एंड रीनल डैमेज, एंड कैन लीड टू डेथ फ्रॉम एक्यूट लिवर फेलियर। और अक्सर व बेशतर ये एक्यूट लिवर फेलियर की तरफ ले जाती है ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल, और उसकी वजह से जो है एक्यूट लिवर फेल की वजह से पेशेंट की डेथ भी वाक़ई हो जाती है। द सीवियरिटी ऑफ पैरासीटामोल पॉइजनिंग इज डोज रिलेटेड। और पैरासीटामोल की जो पॉइजनिंग है उसकी जो सीवियरिटी है वो उसकी डोज पे डिपेंड करती है कि कितना ज़्यादा ओवरडोजिंग की गई है। विद द डोज ऑफ 15 ग्राम बीइंग सीरियस इन मोस्ट पेशेंट्स, यानी 15 ग्राम की जो डोज होगी वो सीरियस कंसिडर होगी इन मोस्ट ऑफ द केसेस में। 15 ग्राम क्या बनेंगे कि देखिए 500 मिलीग्राम की एक टैबलेट होती है, तो आमतौर पे एडल्ट डोज जो होती है वो 2 टैबलेट होती है, यानी 1000 मिलीग्राम। 1000 मिलीग्राम मीन्स 2 टैबलेट्स। तो अगर 15 ग्राम उसने ली है तो इसका मतलब है 30 टैबलेट्स। तो 30 टैबलेट्स जो हैं वो कंसिडर की जाती हैं सीरियस टॉक्सिसिटी कॉज करती हैं इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। लेकिन कुछ पेशेंट में इससे कम टैबलेट्स में भी टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। पेशेंट्स विद प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिजीज एंड दोज विद हाई अल्कोहल इनटेक मे बी ससेप्टेबल टू स्मॉलर ओवरडोजेज, यानी वो पेशेंट जिनको पहले से कोई लिवर डिजीज़ हो, यानी प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिजीज़ हो, या जो कि क्रॉनिक अल्कोहलिक हो और हाई अल्कोहल इनटेक जिनका हो, तो क्योंकि उनका लिवर पहले ही वीक होता है तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि 15 ग्राम पे ही टॉक्सिसिटी अपीयर हो और कंडीशन सीरियस हो। उससे कम डोज पर भी, यानी 20 टैबलेट कह लीजिए आप, 15 टैबलेट कह लीजिए आप, तो यानी उससे कम क्वांटिटी, कम ओवरडोज पर भी ये टॉक्सिसिटी हो सकती हैं और टॉक्सिक सिम्टम्स डेवलप हो सकती हैं। तो इसलिए जो है वो हमें जो है वो केस हिस्ट्री जो है मालूम होनी चाहिए कि कहीं पेशेंट की प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिजीज़ यानी कोई क्रॉनिक लिवर डिजीज़ तो नहीं है, और अल्कोहल इंटेक अगर पेशेंट का है तो वो कैसा है, हाई अल्कोहल इंटेक है या नहीं है, तो ये हिस्ट्री भी हमें मालूम होनी चाहिए। The only significant abnormality on the blood test is slightly high prothrombin time। ठीक है, ये हमने देखा है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। एंड मिनिमली रेज्ड AAT यानी अल्फा अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम्स, थोड़ा सा ये भी बढ़ा हुआ है। द प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज expressed alternatively as the international normalized ratio or INR is a signal that the paracetamol ओवरडोज इज लाइकली। जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ा हुआ है जो कि INR के ज़रिए भी चेक किया जाता है, तो वो हमें ये बता रहा है, ये सिग्नल दे रहा है कि जो ओवरडोज हुई है वो मोस्ट लाइकली ओवरडोज जो हुई है वो पैरासीटामोल की हुई है। तो इसलिए हमें इसको अप्रोप्रिएटली मैनेज करना पड़ेगा। इट इज़ ऑफन द फर्स्ट टेस्ट टू बिकम एबनॉर्मल व्हेन देयर इज ए लिवर डैमेज फ्रॉम पैरासीटामोल ओवरडोज। और ये जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाता है ये पहला टेस्ट होता है
जो कि एबनॉर्मल होता है अगर लिवर डैमेज की निशानी होती है अगर पैरासीटामोल की ओवरडोज हुई है. इफ़ INR इज़ एबनॉर्मल एट 24 आवर देन सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इज़ वेरी लाइकली. और अगर 24 घंटे तक ये INR जो कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम से ही निकाला जाता है, INR यानी इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो, तो अगर ये 24 घंटे हो गए हो एबनॉर्मल रहे तो इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, यानी लिवर जो है वो ज़्यादा ही डैमेज हो गया है. देयर आर फ्यू सिम्टम्स इन द फर्स्ट 24 आवर एक्सेप्ट परहैप्स नोजिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट. और ये भी चीज़ है कि 24 घंटे के अंदर जो होती हैं बहुत कम सिम्टम्स डेवलप होती हैं, जैसा कि नोजिया है, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है. ठीक है, इसके अलावा जी जो है वो यानी ये सिम्टम्स ज़्यादा अपीयर नहीं होती. दिस मे बी एसोसिएटेड विद टेंडरनेस ओवर द लिवर. यानी अगर ये सिम्टम्स आ रही हैं नोजिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, तो टेंडरनेस ओवर द लिवर यानी वही है कि अपर एपिगैस्ट्रिक रीजन में जहाँ पे लिवर होता है एब्डोमिन पे, वहाँ पर टेंडरनेस यानी एक खिंचाव सा होता है, वो शायद लिवर की इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है. तो इस वजह से जो है वो हिस्ट्री में ये हमें, और हिस्ट्री में ये चीज़ आई भी है. The liver function test usually become abnormal after 24 hours. ठीक है ना, यानी 24 घंटे के बाद वो एबनॉर्मल होते हैं. मैक्सिमम लिवर डैमेज इज असेस्ड बाय रेज लिवर एंजाइम एंड INR. और जो लिवर डैमेज जो है वो अंदाज़ा लगाया जाता है इस चीज़ से कि कितना लिवर डैमेज हुआ है, कि कितना ज़्यादा लिवर एंजाइम बढ़े हैं और कितना INR बढ़ गया है. तो अगर INR और एंजाइम जितने ज़्यादा बड़े होंगे इसका मतलब है लिवर उतना ही ज़्यादा डैमेज हुआ है. एंड अकर एट डे 3 to 4 आफ्टर डोज. लेकिन इसमें टाइम लगता है 3 से 4 जो है वो डेज 3 to 4 हो चुके हो आफ्टर ओवरडोज. अच्छा, एक्यूट लिवर फेलियर की अगर हम बात करें यानी इमीडिएटली लिवर फेलियर हो जाए, मे डेवलप बिटवीन 3 to डेज 3 and 5, यानी 3 से 5 दिन में एक्यूट लिवर फेलियर हो जाता है. And renal failure occur in about 25% of patient with severe hepatic डैमेज. यानी रीनल फेलियर जो होगा वो उसके बाद होगा, पहले लिवर फेलियर में पेशेंट जाएगा और सीवियर हिपैटिक डैमेज के बाद फिर 25% केसेस में ये देखा गया है कि पेशेंट रीनल फेलियर में भी चला जाता है. रेयरली रीनल फेलियर कैन अकर विदाउट सीरियस लिवर डैमेज. यानी शायद ही कभी होता हो, रेयरली, कि कभी रीनल फेलियर हो गया हो और सीरियस लिवर डैमेज ना हो. ठीक है, तो यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा कि सीवियर हिपैटिक डैमेज यानी सीरियस लिवर डैमेज होगा और उसके बाद जो होगा पेशेंट रीनल फेलियर में जाना शुरू कर देगा. अच्छा जनाब, अब हम आते हैं कि जब हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी है तो अब हम क्या करें. द पैरासीटामोल लेवल शुड बी मेजर्ड अर्जेंटली. एक तो ये हम कर सकते हैं, और जब हमने किया तो इट वॉज फाउंड टू बी हाई, तो वो बहुत हाई निकले. द एविडेंस ऑफ अर्ली लिवर डैमेज फ्रॉम INR वुड इन इट सेल्फ सजेस्ट दैट द ट्रीटमेंट विद एसिटाइल सिस्टीन वुड बी अप्रोप्रिएट. और जो INR जो बढ़ा हुआ है और लिवर एंजाइम जो बढ़ा हुआ है AAT, ये भी सजेस्ट कर रहा है कि अब पेशेंट को, और पैरासीटामोल का लेवल बहुत हाई है तो उस वजह से एन एसिटाइल सिस्टीन जो कि एंटीडोट है पैरासीटामोल का, उसको इस्तेमाल किया जाए. उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, कितनी डोज में इस्तेमाल किया जाए, ये हम अभी इसको डिस्कस करते हैं. अगर हम यहाँ पे क्लिनिकल टॉक्सिसिटी में देखें एसिटामाइनोफेन यानी यही जो पैरासीटामोल है इसकी ओवरडोज का, तो इसकी ओवरडोज की अगर हम बात करें तो इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो ये हमने देखा था कि फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 में डिवाइडेड. यानी जो टाइम लगता है वो इस वजह से लगता है, जैसा कि हमने यहाँ पर तस्करा किया है कि ये इतने दिन में, यानी जो 3 to 4 डेज़ ऑफ ओवरडोज जो है वो ये सिम्टम्स आते हैं, और एक्यूट लिवर फेलियर में 3 to 5 डेज़ आते हैं. उसकी वजह ये है कि हमने इसकी जो क्लिनिकल टॉक्सिसिटी है उसको 3 फेजेस में डिवाइड किया है. पहले फेज़ में क्या होगा, जो कि 12 to 24 आवर पोस्ट इंजेक्शन है. नोजिया होगा, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया एंड डायफोरेसिस यानी बहुत ज़्यादा पसीना आएगा. फ़ेज़ 2 1 to 4 डेज पोस्ट इंजेक्शन, एसिम्प्टोमेटिक सिम्टम्स नहीं आएंगे. फ़ेज़ 3 में 2 to 3 डेज अनट्रीटेड पेशेंट, नोजिया, एब्डोमिनल पेन वही टेंडरनेस की वजह से, एंड प्रोग्रेसिव एविडेंस ऑफ हेपेटिक फेलियर, कोमा एंड
अल्टीमेटली डेथ। लेबॉर्ट्री डेटा वहाँ पे हमने तस्करा किया कि लेबॉर्ट्री डेटा जब हम कराएंगे तो सीरम एसिटामाइनोफिन लेवल पेशेंट विद लेवल ग्रेटर देन 150 70 or 40 milligram per liter 4 8 and 12 hour after ingestion require antidotal therapy with N-acetylcysteine according to Rumack Matthews नोमोग्राम। और इस प्रोटोकॉल से रिमैक मैथ्यूज नोमोग्राम से जो है आपने N-acetylcysteine की डोज देनी है। अच्छा, इसके अलावा आप बेस लाइन लेवर फंक्शन टेस्ट वो आप करवा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। सीरम क्रिएटिनिन आप करा चुके हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम आप करा चुके हैं। ये सारी जो है वो स्टडी आपके पास ऑलरेडी लेबॉर्ट्री की मौजूद है। अब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन नहीं कराया हमने यहाँ पे, ठीक है। रीनल फंक्शन टेस्ट में सीरम क्रिएटिनिन आप करा चुके हैं। ट्रीटमेंट की अगर आप बात करें तो एडल्ट पेशेंट्स हु हैव इंजेस्टेड मोर देन 10 ग्राम, यहाँ तो हम 15 ग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी जो टॉक्सिसिटी की बात कर रहे हैं वो 15 ग्राम की बात कर रहे हैं। तो 15 ग्राम तो और ज़्यादा है कि अगर किसी ने मोर देन 10 ग्राम भी हो, या चिल्ड्रन हु हैव इंजेस्टेड मोर देन 200 मिलीग्राम पर केजी रिक्वायर ट्रीटमेंट। एल्डरली एंड अल्कोहलिक पेशेंट हैव इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू टॉक्सिसिटी। ये बात हम वहाँ पे भी बात कर चुके हैं कि एल्डरली इसलिए होते हैं क्योंकि उनका लिवर फंक्शन वैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका होता है, अल्कोहलिक का भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है, इसलिए इनमें एसिटामाइनोफिन की हिपेटोटॉक्सिसिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, द ट्रीटमेंट इज GI डिकंटामिनेशन विद एक्टिवेटेड चारकोल अगर GI ट्रैक में। N-acetylcysteine की क्या डोज होगी? एंटीडोटल थेरेपी विद NAC यानी N-acetylcysteine इज इंडिकेटेड फॉर पेशेंट विद टॉक्सिक ब्लड लेवल ऑफ एसिड अमाइनोफिन। क्या डोज देंगे आप N-acetylcysteine की? ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे तस्करा किया कि आपने क्या देना है, ट्रीटमेंट विद N-acetyl और एसिटाइलसिस्टीन। तो डोज कितनी देंगे? नेक यानी N-acetylcysteine डोजेज इज 140 मिलीग्राम पर केजी एज ए लोडिंग डोज, फॉलोड बाय 70 मिलीग्राम पर केजी एवरी 4 आवर फॉर ए टोटल ऑफ 17 डोजेस। ठीक है, तो ये जो है वो स्टैंडर्ड है। अच्छा, नेक यानी N-acetylcysteine इज एडमिनिस्टर्ड आइदर ओरली और वाया नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। इसके अलावा म्यूकोमिस्ट यानी 20% कंटेन 200 मिलीग्राम पर ml एज ए मिस्ट यानी सोल्यूशन फॉर्म में भी दिया जा सकता है। ईच डोज मस्ट बी डाइल्यूटेड 1:3 आइदर इन कोला और फ्रूट जूस। क्यों? टू मास्क द अनप्लेजेंट टेस्ट एंड स्मेल। ठीक है, इसको कोला या फ्रूट जूस के साथ क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसका टेस्ट और स्मेल बहुत ही बुरा होता है, तो उसको हाइड करने के लिए, मास्क करने के लिए आप इसको जो है वो डाइल्यूट करके 1:3 डाइल्यूशन में कोला या फ्रूट जूस के साथ जो है वो देते हैं। द डोज ऑफ नेक शुड बी रिपीटेड इफ द पेशेंट वोमिट्स विद इन 30 मिनट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी अगर पेशेंट को ओरल दिया और वो 30 मिनट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में उसने वोमिटिंग कर दिया है, तो फिर आप उस सूरत में डोज को जो है वो रिपीट कर सकते हैं। पेशेंट विद सीवियर नोजिया सेकेंडरी टू नेक, यानी नेक को N-acetylcysteine देने के बाद नोजिया को अगर वो हो रहा है तो मे बी ट्रीटेड विद IV मेटोक्लोप्रामाइड, यानी जो कि बेसिकली जो है वोमिटिंग को रोकेगी। प्री ट्रीटेड विद IV मेटोक्लोप्रामाइड, यानी जिसको जो है वो नेक देने के बाद नोजिया हो रहा है, नोजिया सेकेंडरी टू नेक यानी N-acetylcysteine की वजह से नोजिया हो रहा है, तो फिर IV मेटोक्लोप्रामाइड उससे पहले आप प्री ट्रीट करें। फिर और वो कितना देंगे मेटोक्लोप्रामाइड? 10 मिलीग्राम एवरी 6 आवर। मेटोक्लोप्रामाइड इज एन एंटीमेटिक, यानी ये एंटीमेटिक के तौर पे काम करेगी और एट ए रेट ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ N-acetylcysteine एब्जॉर्प्शन। ठीक है, IV की डोज क्या होगी अगर हम IV N-acetylcysteine दे रहे हैं? लोडिंग डोज हम देंगे 150 मिलीग्राम पर केजी ओवर 60 मिनट। फिर मेंटेनेंस डोज हम देंगे वो 50 मिलीग्राम पर केजी ओवर 4 आवर्स। पहले 4 घंटे में आप 50 मिलीग्राम पर केजी देंगे, फिर फॉलोड बाय 100 मिलीग्राम पर केजी ओवर 16 आवर्स। अच्छा, एनाफाइलैक्टॉइड रिएक्शन इससे पॉसिबल है। ठीक है, 20% पेशेंट में, लिहाजा तमाम प्रिपरेशन उसकी आपके पास मौजूद हो कि आपने एनाफाइलैक्सिस को कैसे रिवर्स करना है। तो ये आपके पास प्रोटोकॉल होगा टॉक्सिसिटी ऑफ पैरासीटामोल को मैनेज करने का। नाउ the earlier this is used the better, but it is certainly still worthwhile
16 आवर आफ्टर इंजेक्शन, यानी जो जितना जल्द N-एसिटाइलसिस्टीन दे दें वहाँ हमने देखा था वो वर्थवाइल है, लेकिन 16 आवर आफ्टर इंजेक्शन भी हम दे सकते हैं, बल्कि कुछ कई दिनों के बाद भी हम दे सकते हैं, या कई दिनों से मतलब है कि 2-3 दिन के बाद भी दे सकते हैं। In this case, a level of paracetamol is 64 milligram per liter. Confirm that treatment was appropriate, यानी 64 मिलीग्राम पर लीटर था, जो कि कंफर्म कर रहा है कि N-एसिटाइलसिस्टीन जो आप दे रहे हैं वो देना बिल्कुल मुनासिब है। एंड दैट द रिस्क ऑफ सीवियर लिवर डैमेज वाज हाई, और इस लेवल की वजह से 64 मिलीग्राम पर लीटर की वजह से रिस्क ऑफ सीवियर लिवर डैमेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। Further advice can always be obtained by ringing one of the नेशनल पॉइजन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। और भी एडवाइस आप ले सकते हैं कि इस पेशेंट को आपने कैसे मैनेज करना है, बाय रिंगिंग यानी बाय कॉलिंग ऑन टेलीफोन टू नेशनल पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर या ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर, उनसे भी हम बात कर सकते हैं और फर्दर एडवाइस ले सकते हैं कि ये पेशेंट है, ये केस है, ये लैब रिपोर्ट आई है, हमने ये दे दिया है और अभी तक पेशेंट की कंडीशन ऐसी है, और हमें एडवाइस करें कि हम क्या करें, कितने क्वांटिटी में कौन सा एंटीडोट दें, अगर N-एसिटाइल हमने दिया है तो वो कितना दें, मज़ीद रिपीट करें या ना करें, उस प्रोटोकॉल के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पाकिस्तान में ये इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की जो वेबसाइट है, वहाँ पे ड्रग इंफॉर्मेशन का फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, उस फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप ड्रग इंफॉर्मेशन यानी ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन बेस्ट यही है कि ये मैनेजमेंट जो हो वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल में हो, घर पे ना की जाए। The electrolyte and renal and liver function test and clotting studies should be monitored carefully over the first few days, and referral to the liver unit consider if there is marked liver dysfunction। अच्छा, उसके अलावा ये कि इलेक्ट्रोलाइट हो गए, सोडियम लेवल, पोटेशियम लेवल, रीनल फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, क्लॉटिंग स्टडीज़, ये आप टाइम टू टाइम फॉर फर्स्ट फ्यू डेज कराते रहें, भले आपने पेशेंट को मेंटेन या मैनेज क्यों ना कर लिया हो। तो ये चेक करने के लिए कि अगर लिवर में जो डैमेज है वो किस हद तक है, और जो अगर एबनॉर्मेलिटी है, जैसे इसमें इस केस में आया था अल्फा अमाइनो ट्रांसफरेज और क्लॉटिंग टाइम जो यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो बढ़ा हुआ था, तो वो रिड्यूस होकर नॉर्मल रेंज में आया या नहीं आया, तो उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए आप फर्स्ट फ्यू डेज़ में ये टेस्ट कराते रहे। और अगर कोई लिवर डिसफंक्शन हो रहा है तो फिर जो है लिवर यूनिट यानी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट यानी जो एक्सपर्ट होता है इस फील्ड का, उस कंसल्टेंट को रेफर ज़रूरी हो जाएगा। पेशेंट्स विद द फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर आर कंसिडर्ड फॉर अर्जेंट लिवर ट्रांसप्लांटेशन, यानी फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर में क्या होता है कि बहुत तेज़ी से पेशेंट जो है वो डिक्लाइन हो जाता है, उसका लिवर जो है वो कम्प्लीटली काम करना छोड़ देता है, यानी एक तरह से ये कंप्लीट हेपेटिक फेलियर है, और इस केस में सिवाय आपके पास लिवर ट्रांसप्लांटेशन के और कोई हल नहीं रह जाता, और जितना अर्जेंट कर दिया जाए उसका लिवर ट्रांसप्लांटेशन उतना ही बेहतर होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक पैरासीटामोल की वजह से कितनी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, जो अगर बहुत ज़्यादा ओवरडोज में ले ली गई है और उसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो गई है और लिवर डैमेज होना शुरू हो गया। The other areas that need to be addressed in this case are the mental state and the safety and care of her son and any other children। इसके अलावा जो चीज़ है ये पैरासीटामोल की यानी टॉक्सिसिटी मैनेज करने के बाद जो दूसरा मैटर है जो यहाँ एड्रेस करने की ज़रूरत है वो है मेंटल स्टेटस ऑफ दैट लेडी, ये जो खातून है जिनके ने ये पैरासीटामोल की ओवरडोजिंग की है, इनका मेंटल स्टेटस जो है वो उसको जो है वो एड्रेस करने की ज़रूरत है, यानी साइकेट्रिस्ट से कंसल्टेशन की ज़रूरत है ताकि ये जो है वो उस डिप्रेशन से बाहर आए। और ना सिर्फ ये कि ये सेफ्टी इनकी अपनी बल्कि इनके बच्चों की, और अगर और भी कोई चिल्ड्रन है तो उसकी सेफ्टी को भी मद्देनज़र रखा जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने आप को भी हार्म पहुंचाए और अपने बच्चों को भी किसी किस्म का हार्म पहुंचाए। दिस इज़ ए सीरियस ड्रग ओवरडोज, ये एक सीरियस ड्रग ओवरडोज का केस था। शी शुड बी सीन बाय साइकेट्रिस्ट, जैसा मैंने बात की अभी कि इसको साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना, रेफ़र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसने जो ये एक्ट किया है ये बहुत डेंजरस है।
एंड अदर अप्रोप्रिएटली ट्रेंड हेल्थ वर्कर्स, साइकेट्रिस्ट के अलावा जो वो लोग जो कि इस तरह के पेशेंट को हैंडल करते हैं उनको भी जो है रेफ़र किया जा सकता है, जैसे साइकोलॉजिस्ट है और साइकोथेरेपिस्ट हैं, उनको जो भी जो है वो ये रेफ़र किए जा सकते हैं। द क्वेश्चन ऑफ एनी पॉसिबल रिस्क, ठीक है, एनी पॉसिबल रिस्क टू द बेबी शुड बी इवेल्युएटेड बिफोर शी रिटर्न्स होम, यानी पहले ये चेक कर लिया जाए कि कहीं ये अपने बेबी या सन को मज़ीद नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती, उसको चेक कर लिया जाए कि उसको तो कोई रिस्क नहीं है बिफोर रिटर्निंग दैट लेडी टू द होम। तो ये जो है वो मैं जो होगा वे होगी टू मैनेज सच पेशेंट। नाउ द की पॉइंट्स, इस केस की पॉइंट्स ऑफ लर्निंग क्या है? एक तो ये है कि इंट्रावेनस एन-एसिटाइलसिस्टीन या ओरल मिथायोनीन भी आप यूज़ कर सकते हैं, आर इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर पैरासीटामॉल ओवरडोज इफ स्टार्टेड अर्ली इनफ, ठीक है। पैरासीटामॉल लेवल्स कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट प्रॉब्लम, ठीक है, एंड गाइड ट्रीटमेंट इफ सिंस ओवरडोज इज नोन। तो आपने पैरासीटामॉल लेवल चेक करना है ताकि उस लेवल से हमें ये मिलेगा अंदाज़ा कि एसिटाइलसिस्टीन या देनी है तो कितनी देनी है और ट्रीटमेंट किस तरह से करना है और किस डोज में ये टॉक्सिक हो सकती है। पैरासीटामॉल ओवरडोज शुड बी सस्पेक्टेड इन एनी पेशेंट एडमिटेड विद डीरेंज्ड लिवर फंक्शन टेस्ट, यानी जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट एबनॉर्मल हो रहा हो, एंड क्लॉटिंग, और जिसमें क्लॉटिंग भी एबनॉर्मल हो रही हो, इफ़ नो ऑब्वियस ऑल्टरनेटिव कॉज इज अपेरेंट, जब कोई और कॉज सामने नहीं आ रही हो, तो उस सूरत में सबसे पहले आपको पैरासीटामॉल को ही कंसिडर करना चाहिए और सस्पेक्ट करना चाहिए कि पेशेंट ने पैरासीटामॉल ही ओवरडोजिंग की है और उसी की टॉक्सिसिटी हो रही है। तो इसके साथ ही हम अपने इस केस को कंप्लीट करते हैं। सून वी विल कम बैक with another case. Thank you very much.